मम्मी जी, पापा जी, पूनम भाभी, राघव जीजू, उन्नति, सब लोग आइए। हे माता रानी, इनके तो मसले ही खत्म नहीं होते। आप बेटा देखिए क्या हो रहा है। क्या हुआ स्मिता बहू, इतनी रात को इतना शोर क्यों मचा रही हो? ये देखिए, ये मैंने दिव्या के हाथ से लिया और ये बबूत प्रतीक के माथे पर लगा रही थी वो जब वो सो रहे थे। पता नहीं कौन सा जादू टोना कर रही है मेरे पति पर। मम्मी जी, ये मंदिर की भभूत है, कोई जादू टोने वाली भभूत नहीं है। झूठ मत बोलो दिव्या, मंदिर तुम अकेली नहीं जाती हो। एक मिनट, मम्मी जी सूंघिए, वैसे सूंघिए। क्या आपको कहीं से भी लग रहा है ये मंदिर की भभूत है? इसमें से तो सड़े हुए मांस की बदबू आ रही है। मम्मी जी, हमें दिव्या को खुद को समझाने का कम से कम एक मौका तो देना चाहिए ना। ये क्या समझाएगी अपने आप को पूनम भाभी? मैं आपको और सबूत देती हूँ। ये देखिए, देखिए, क्या अब भी तुम ये कहोगे कि तुमने हमारे कमरे के बेड के नीचे ये नहीं रखा था? प्रतीक, आपको याद है जब ये हमारे कमरे में चेकबुक का बहाना लेकर आई थी? मुझे तब से इस पे शक था। तो इसके जाने के बाद मैंने पूरे कमरे की तलाशी ली और फिर मुझे ये हमारे बेड के नीचे मिला। उसके बाद से एक सेकंड नहीं सोई हूं मैं, क्योंकि मुझे हमारी फिक्र थी। पर मुझे ये एहसास नहीं था कि दिव्या तुम इतना नीचे गिर सकती हो। आज तो मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। मैं आप सब लोगों को साफ साफ बता रही हूँ, ये प्रतीक को नुकसान पहुंचाना चाहती है, इसलिए ये अब इस घर में नहीं रह सकती। मम्मी जी, इसे अभी के अभी इस घर से बाहर निकालिए। दिव्या बहू, तुम मेरे बेटे पर जादू टोना कर रही थी? मत बुलाइए मुझे बहू। मुझे बहू बोलने का हक आप उसी दिन खो चुकी थी जिस दिन आपने इस बेहुदा लड़की को हमारे हाउस में रहने की परमिशन दी थी। आपने मुझसे मेरे बहू होने का मान सम्मान बहुत पहले छीन लिया था। और रही बात ये जादू टोने की, तो हाँ, कराया मैंने जादू, पर और क्या करती मैं? हाँ बोलिए, और रास्ता क्या था मेरे पास? इसने मुझसे मेरा पति छीन लिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तो मैं कुछ तो करूंगी ना अपने पति को वापस पाने के लिए। इसलिए गई थी मैं बाबा जी के पास। भाभी, मैं आपका गुस्सा और तकलीफ समझ सकता हूँ, लेकिन किसी पे भी जादू करना ये किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता, और ये हम में से कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको अंदाजा भी है कि अगर ये हमारे घर में होने लग गया तो हमारे घर को कितनी तकलीफ हो सकती है। हाँ, तो इस घर ने और इस घर के घर वालों ने मेरे बारे में कब सोचा है राघव ब्रो, जो मैं सबकी भलाई के बारे में सोचूं? सब लोगों ने बस अपना उल्लू सीधा किया है और कुछ नहीं। और आपको पता है मम्मी जी, हैरानी की बात क्या है? वो एक इंसान है जिससे मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, उसने मेरा दर्द समझा, और वो आप नहीं, रीत है। मेरा दर्द समझकर वो मेरे लिए लड़ी, मेरे लिए खड़ी हुई। मैंने तो हमेशा उसका बुरा चाहा, पर उसने मेरा साथ दिया। बकवास बंद करो। तुम उस रीत का गुणगान कर रही हो जिसने राघव और मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाया है। और राघव ब्रो जिस तरह से स्मिता का साथ देकर मुझे चोट पहुंचा रहे हैं, उसका क्या? मैं किसी का साथ नहीं दे रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ आप जो कर रही हैं वो गलत है। तो क्या करेंगे आप? सजा देंगे मुझे? ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ये बहुत अच्छे हैं दिव्या, पर मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम अब इस घर में प्रतीक की बीवी और इस घर की बहू बनकर रहो। और तुमने अभी अभी कहा है ना कि इस घर ने, घर वालों ने तुम्हारे लिए क्या किया है, तो हम भी तुम्हें क्यों रहने दें यहाँ पे? राघव जीजू, मैं सही कह रही हूँ ना? मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। बुआ जी, आपको जो ठीक लगे आप कीजिए। राघव ब्रो, आप ही फैसला मम्मी जी पे छोड़ के नहीं जा सकते। मम्मी जी, आप लीजिए फैसला और वही कीजिए जो आपको सही लगता है। निकालिए इसे घर से बाहर। और आप जानती हैं, इसे घर से बाहर निकालने में ही आपकी भलाई है, जानती हैं ना? सोचिए मत, निकालिए। मिस मुरैना, अब वक्त आ गया है कि तुम्हें इस घर से जाना होगा। मम्मी जी, ये क्या बोल रही हैं आप? मैं
आपके बेटे की वाइफ हूँ। आप मुझे शादी करके लाई थी इस हाउस में। आपने मेरे परिवार को वचन दिया था आप मेरी देखरेख करेंगे। आप इस 2% की लड़की के चक्कर में इसे बदल कैसे सकती है? मिस मुरैना, मैं धक्के मारकर तुम्हें इस घर से बाहर नहीं भेजना चाहती। भला इसी में है कि कल सुबह होने से पहले तुम यहां से चली जाना। ये जादू टोना करके ना तुमने मेरे सब्र का बांध तोड़ दिया है। मैंने तुमसे कहा था मुझ पर भरोसा रखो, वक्त लगेगा, लेकिन प्रतीक और स्मिता को जब अपनी गलती का एहसास होगा तो तुम्हारा पति तुम्हारे पास लौट आएगा। लेकिन तुम्हें बड़ी जल्दी थी। स्मिता ने मेरी हर बात मानी है, कोई नियम नहीं तोड़ा इस घर का, लेकिन तुम इस घर के नियम पे नियम, कायदे पे कायदे तोड़ती जा रही हो। कल सुबह तुम मुझे इस घर में नहीं दिखनी चाहिए, ये मेरा आखिरी फैसला है। उसने तुझे तलाक के पेपर साइन करके भेजे और आज वो रोहित के घर चली भी गई। तुम्हें उस इंसान से कुछ नहीं लेना चाहिए जो खुद किसी की दया की भीख पे पल रहा हो। ये तो किसी की अच्छाई का फायदा उठाना हुआ ना। तो अब सवाल ये है कि किसी का फायदा उठाना ये तुमसे बेहतर कौन जान सकता है। क्या हुआ? सच कहा तो तकलीफ हुई तुम्हें? ये तुम्हारी जमानत, तुम्हारी आजादी रोहित से वीक में तो मिली है। तो बताओ कितने ड्रामे किए उसके सामने, ये दिखाने के लिए कि तुम मासूम हो, बेगुनाह हो। तुम्हारा असली चेहरा जानता हो रीत? ऐसी पीठ दिखा के भागते हैं वो लोग जिन्हें सच का सामना करना पड़ता है। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब तुम्हारे चेहरे से ये झूठ का मुखौटा गिरेगा और उसे पता लगेगा इतने वक्त से वो उस इंसान की मदद कर रहा था जिसने उससे उसकी मां छीनी है। क्या हुआ रीत? मेरी आंखों में आंखें डालकर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं है क्या? आपकी आंखों में आंखें डालकर बहुत कुछ बोल सकती हूं मैं, पर मुझे नफरत है इन आंखों से जिन्हें कभी खुद को देखने की ख्वाहिश थी मेरी। मैंने आपको अभी तक जवाब सिर्फ इसलिए नहीं दिया क्योंकि आप मेरे लिए राह चलते एक अनजान इंसान से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। सड़क पे चलता कोई फालतू इंसान अगर आपको छेड़ता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, तो एक औरत होने के नाते आप क्या करते हो? उसे अनदेखा करते हो और भगवान से प्रार्थना करते हो कि उसे बुद्धि दे और आगे बढ़ जाते हो, क्योंकि उस वक्त अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना ज्यादा जरूरी होता है, सड़क पे खड़े गुंडे को मुंह लगाना नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते में आने की? और अपने दिल में जो आपने जहर भर रखा है वो मेरे ऊपर उगलने की। एक बात हमेशा याद रखिएगा, समय और हालात सबके बदलते हैं, क्योंकि रीत जब मजबूर होती है तब और भी ज्यादा मजबूत होती है।
गुड मॉर्निंग सर। क्या गुड आज की मॉर्निंग में? और तुम्हें यहाँ काम करने के पैसे मिलते हैं, ग्रीटिंग कार्ड बन के मेरी चापलूसी करने के नहीं। चुपचाप काम पे ध्यान दो। सर, आई एम प्रिया। मैं कंपनी के शेयर्स और स्टॉक डिपार्टमेंट हेड हूँ। कांग्रेट्स, वही तो अच्छे से काम कर रहा है। सर, मुझे आपको ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देनी है। इस पे अर्जेंटली आपको कुछ काम करना पड़ेगा। कोई ज़रूरी काम भी हो तो मेरे ऑफिस में आना है, अपॉइंटमेंट लेके। सर, इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम वेट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ में कोई अपने कंपनी का शेयर्स खरीद रहा है। तो अच्छी बात है ना हमारी कंपनी के लिए। सर, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। एक्सक्यूज मी, तुम्हें क्या लगता है तुम पढ़ लिख के बहुत स्मार्ट हो गई हो? सर, आप इन्हें प्रमोट करके मुझे हेड ऑफ द स्टॉक्स बनाया था। सॉरी, गलती हो गई मुझसे। क्या सैलरी है तुम्हारी? शायद तुम्हें ज्यादा इंक्रीमेंट मिल गया है, तभी तुम हवा में उड़ रही हो और ये भूल गई हो कि बॉस कौन है और एम्प्लॉय कौन। और आप सब लोगों को इसलिए सैलरी देता हूं मैं, ताकि आप ये देख सके कि एम्प्लॉय एक बॉस को समझाएगा। अगर दोबारा ये गलती रिपीट हुई तो पहले फायर आप लोगों को किया जाएगा, बाद में इसे। निकलिए यहां से, अपना काम करिए। पता नहीं राघव सर को क्या हो गया है, ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। मैंने आपको अभी तक जवाब सिर्फ इसलिए नहीं दिया क्योंकि आप मेरे लिए राह चलते एक अनजान इंसान से ज्यादा और कुछ भी नहीं। पीठ जब मजबूर होती है तब और भी ज्यादा मजबूत होती है। मुझे कोई लोन नहीं चाहिए, ना हाउस लोन, ना बिजनेस लोन, ना कोई क्रेडिट कार्ड। और मेरा पैन और आधार दोनों मैच है, और दोबारा कॉल किया तो जेल में डलवा दूंगा। राघव बेटा, मैं बुआ जी बोल रही हूँ। सॉरी बुआ जी, बोलिए। कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ मूड किसी और कारण से खराब होता है और गुस्सा किसी और पर निकलता है। कोई बात नहीं बेटा, एक बार गुस्सा ठंडा हो जाए तो वो मंदिर वाले प्रोजेक्ट की फाइल है ना, देख तेरे सामने टेबल पर रखी है लाल वाली फाइल, उस पे साइन कर देना, ठीक है? जी मैं कर दूंगा। ओके बेटा, रखती हूँ। उस फाइल में क्या है माँ? अरे मूर्ख, और क्या होगा? राघव की प्रॉपर्टीज के पेपर्स हैं। देख, आजकल उसका मन बहुत बेचैन है, उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। इस वक्त हम उससे किसी भी पेपर्स पर साइन करवा सकते हैं। ये फैन क्यों ऑन किया? सर, वो एसी की सर्विस चल रही है इसलिए फैन ऑन किया। आपको पसीना आ गया तो फिर से आप सबको डांट लगाएंगे। तो डांट खाने के काम करोगे तो डांटूंगा, नहीं तो क्या करूं? सॉरी सर। अब इधर आओ, ये पेपर्स उठाओ। एक बार राघव उन पेपर्स पर साइन कर दे, फिर उसकी सारी जायदाद, सारी प्रॉपर्टीज की मालकिन मैं होंगी। और फिर हम राघव का काम तमाम कर देंगे। और उसके बाद मैं और तू राघव की सारी जायदाद पर राज करेंगे, राज। किसी का फायदा उठाना कि तुमसे बेहतर कौन जान सकता है। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब तुम्हारे चेहरे से ये झूठ का मुखौटा गिरेगा और उसे पता लगेगा इतने वक्त से वो उस इंसान की मदद कर रहा था जिसने उससे उसकी मां छीनी है। रीत, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं जानता हूं कि बहुत कम टाइम में तुम्हारी लाइफ में बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ बदल गया। मैं जानती हूँ रोहित, मुझे थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन मैं संभल जाऊंगी, अपने पैर जमा लूंगी और दोबारा खुद को बिखरने नहीं दूंगी। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम ऐसा कर लोगी, और जो मैं तुम्हें अभी दिखाने जा रहा हूँ जो तुम्हारी इसमें और मदद करेगा। क्या? हमने राघव की कंपनी के 48% शेयर्स खरीद लिए हैं।
अब बस 3% बाकी है। उसके बाद उस कंपनी पे हमारा राज होगा। पर रोहित, तुमने इतने जल्दी इतने सारे शेयर्स खरीदे कैसे? तुम ये बात अच्छे से समझती हो कि ओवर कॉन्फिडेंस किसी भी इंसान को नीचे गिराने का सबसे पहला स्टेप है। पर राघव को ये ओवर कॉन्फिडेंस है कि उसे कोई हरा नहीं सकता है। मैंने उसके सारे शेयर होल्डर्स को डबल पैसे दे करके उसके शेयर्स खरीद लिए। ऑफिस में किसी ने उसे ये बात बताने की कोशिश भी करी थी, लेकिन उसने उसकी बात ही नहीं सुनी। मुझे लगा था कि वो थोड़ा चौकन्ना हो जाएगा, कोई एक्शन लेगा, लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। अब बस 3% शेयर्स बाकी हैं। उसके बाद सूर्यवंशी कंस्ट्रक्शंस हमारी होगी और वो हर चीज जिस पे राघव को घमंड है वो सब हमारा होगा। हमारा नहीं रोहित, तुम्हारा। नहीं रीत, मैं नहीं, हम। ये सब मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, हमारे लिए कर रहा हूँ। और जिस कंपनी ने उसके शेयर्स खरीदे हैं वो हम दोनों के नाम पे रजिस्टर है। ये अच्छा किया तुमने। कम से कम अब बुआ जी राघव की कंपनी हासिल तो नहीं कर पाएंगी। क्या मतलब? तुम ये सब राघव को बचाने के लिए कर रही हो? नहीं, लेकिन जितने बड़े दुश्मन राघव मेरे हैं उतनी बड़ी दुश्मन बुआ जी भी है। और अगर वो राघव का सब कुछ अपने नाम करवा लेंगी तो वो जीत जाएंगे, और मैं उन्हें जीतने नहीं दे सकती। तुम पक्का ये करना चाहती हो? हाँ रोहित, अब मेरे दिल में राघव के लिए कोई एहसास नहीं है, ना ही कोई दया और तरस है। अब राघव मेरे लिए सिर्फ वो इंसान है जिसने मुझसे मेरी माँ को छीना, और वो भी सिर्फ इस गलतफहमी की वजह से कि उन्हें लगता है कि रीता आंटी को मैंने सबसे दूर किया है। रीत, वैसे तो तुम हमेशा ही हिम्मत दिखाती हो, लेकिन मुझे अभी भी डर है क्या तुम अकेले ये सब कर पाओगे? क्यों नहीं रोहित, इनफैक्ट मैं तो उन लोगों को थैंक यू कहना चाहती हूँ जिन्होंने जरूरत पड़ने पर मेरा साथ नहीं दिया। तभी तो मुझे ये एहसास हुआ है कि खुद को संभालने के लिए मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। लेकिन इतना आसान नहीं होगा ये रीत, उस इंसान से टक्कर लेना जो इतना ताकतवर है। उसके सामने अकेले खड़े होना जिससे तुमने कभी अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करी हो। उन लोगों को नीचे गिरते हुए देखना जिन्हें तुमने अपना परिवार समझ के संभाला था, बहुत मुश्किल होने वाला है तुम्हारे लिए। रीत, क्यों नहीं होगा रोहित? जब गंगा माई और उनकी बेटी अकेले ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? और उनके पास तो कुछ भी नहीं था, ना उन्हें पढ़ना आता था, ना उनके पास पैसे थे। फिर भी गंगा माई ने अपनी बेटियों के लिए, स्नेहा, सहाना और सोनी के लिए कितना कुछ किया। उन्हें इतना सक्षम बनाया कि स्नेहा आज IAS बनने की तैयारी कर रही है। तो मैं भी ये कर सकती हूँ। गंगा माई की तरह मेरे पास भी नीता आंटी और मम्मी की दी हुई विद्या है, सूझबूझ के औजार है। तो मैं भी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती हूँ। मैं भी गंगा माई और उनकी बेटियों की तरह किसी भी मुश्किल के आगे अपना सर नहीं झुकाऊंगी, बल्कि अपने रास्ते में पड़े पत्थरों से एक नया रास्ता बनाऊंगी। हाँ पूनम बोलो। अरे यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं किसी जरूरी काम से बाहर आया हूँ और मैं तुमसे पूछता हूँ क्या कि तुम्हारा म्यूजिक टीचर तुम्हें क्या सिखा रहा है, क्यों सिखा रहा है? तो तुम्हें क्यों जानना है मेरे काम के बारे में? बात सुनो मेरी, फोन काटो। और जब भी मैं घर के बाहर होता हूँ ना, मुझे फोन मत किया करो। तुम्हारा मुझ पर वो पत्नी वाला हक ना तब तक है जब तक मैं उस घर में हूँ, समझ में आई बात? रखो। गुस्सा सूट करता है आप जैसे हैंडसम आदमी पर। आप? रश्मि रॉड्रिक ऑफ RR एंटरप्राइजेस। हाय, वीरेंद्र सूर्यवंशी। ऑफ कोर्स, आपको कौन नहीं जानता। प्लीज सिट। थैंक यू। दरअसल मैंने आपकी कंपनी के बारे में इतना सुना है कि मैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। देखिए, अगर आप बड़े इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रही हैं तो मैं बता दूं कि आप गलत इंसान से मिल रही हैं, क्योंकि मेरे पास कंपनी के सिर्फ 3% शेयर्स हैं। वेल, आपकी कंपनी इतनी आगे बढ़ रही है कि शुरुआत के 3% भी काफी है मेरे लिए, और उसके साथ आप जैसे चार्मिंग पर्सनैलिटी से भी तो मिलने का मौका मिल रहा है। आप अपने हर बिजनेस पार्टनर से ऐसे ही मिलती हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बस उसी से मिलती हूँ जो मुझे अपने जैसे लगते हैं, खुले दिल वाले। आपके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर अच्छा लग रहा है।
लेकिन मैं एक बात बता दूं, आप मेरे शेयर्स काफी महंगे पड़ेंगे आपको। आपसे जुड़ने के लिए कोई भी कीमत बड़ी नहीं है। आप कहिए, हमें मंजूर है। कोई भी कीमत? पक्का? पक्का। मैंने कहा ना, मैं बड़े दिल वाली हूँ। प्रिया को मेरे कैबिन में भेजो। सॉरी सर, सारा स्टाफ घर जा चुका है। इसका मतलब प्रिया सही थी। कोई मेरी कंपनी के सारे शेयर खरीद रहा है, लेकिन ये है कौन?